भाजपा सूफी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अहम बैठक करने वाली है। बैठक में राज्यों के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष शामिल होंगे। आपको बता दें, कई सूफी संत भी बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने पर चर्चा होने वाली है। मुसलमानों को पार्टी में जोड़ने को लेकर यहां पर रणनीति बनने वाली है, जिस पर चर्चा भी होने वाली है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए अहम बैठक होने वाली है। सूफी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए यह अहम बैठक मानी जा रही है, जो कि दिल्ली में होने वाली है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें मौजूद होंगे। कई सूफी संत भी बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। समुदाय को जोड़ने पर इसमें मंथन होने वाला है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने पर यह अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ दिल्ली में ये भाजपा की मीटिंग होने वाली है। सूफी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो कई सूफी संत बैठक में बनेंगे हिस्सा। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने पर यह बड़ी बैठक बताई जा रही है। और खबर लखनऊ से है। आरएलडी अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, अल्पसंख्यक बहुल गांव में घर घर जाएंगे पदाधिकारी। तो पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे, गांव-गांव जाएंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक बहुल गांव में पहुंचकर लोगों से बातचीत करेंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा होने वाली है। आरएलडी अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाने वाला है। तो दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी की काफी देर तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को यूपी में भाजपा के मिशन 80 की तैयारी के मिशन से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यहां यूपी की हारी हुई सीट पर कमल खिलाने की चर्चा हुई। वहीं संगठन में फेरबदल को लेकर भी बड़ी बात हुई। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी सरदर्द यूपी की वो हारी हुई सीट है, जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई। पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात, विपक्ष से होंगे दो हाथ। दिल्ली में हैट्रिक की तैयारी, यूपी में सीट जीतेंगे सारी। भाजपा ने यूपी में अपने लिए सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर उठाई है, क्योंकि यूपी में 80 सीट जीतने का दावा सबसे पहले सीएम योगी ने ही किया था। और अब यूपी में भाजपा की तैयारी किस तरह से चल रही, इसका पूरा ब्यौरा सीएम योगी ने पीएम मोदी को दे दिया है, क्योंकि मंगलवार को सीएम योगी दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक यूपी को लेकर मंथन हुआ। तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात चली है। और मुलाकात में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे विकास कार्यों को लेकर के बातचीत हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से संगठन का वहाँ पे विस्तार होना है, इसको भी लेकर के बातचीत हुई है। और आगे निकाय चुनाव है, उसको भी लेकर के बातचीत हुई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक रणनीति बन रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतना है, और जो अभी 14 हारी हुई लोकसभा सीट है, उनमें तमाम सारे केंद्रीय नेताओं का प्रवास होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन तमाम सारी सीटों पर रैलियां होनी है, गृहमंत्री की रैली होनी है। तो उन तमाम सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हुई है, तमाम सारे अन्य कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच जहां यूपी की हारी हुई सीट पर कमल खिलाने की चर्चा हुई, वहीं संगठन में फेरबदल को लेकर भी बड़ी बात हुई। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यूपी की वो हारी हुई सीट है, जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। इन्हीं हारी हुई सीट को लेकर हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी यूपी आकर बड़ी बैठक की थी और उसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली जाकर बड़े नेताओं को दी थी। गौरतलब है कि भाजपा यूपी में सभी 80 सीट पर कमल खिलाने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही और सपा का खेल खराब करने के लिए एक देश एक डीएनए कार्यक्रम शुरू करने जा रही। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ेगी। इसके साथ ही हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा लगातार काम कर रही, जिसका एक बड़ा ऐलान दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी ने नवरात्रि पर दुर्गा पाठ के ऐलान के साथ किया। मतलब एकदम साफ है, यूपी में भाजपा कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।
और रमेश पाल शूटआउट मामले में सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अतीक के नाबालिग बेटों के मामले में सुनवाई होगी। कथित तौर पर लापता 2 नाबालिग बेटों पर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें, पुलिस ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी रिपोर्ट। कोर्ट पुलिस की दाखिल रिपोर्ट पर आज अपना फैसला सुनाने वाली है। तो अतीक के नाबालिग बेटों के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। कथित तौर पर ये दोनों नाबालिग बेटों पर जो लापता होने का सस्पेंस लगातार बरकरार है। शाइस्ता परवीन ने जो अर्जी दाखिल की थी, उसको लेकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है। बताया गया था कि दोनों नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है, लेकिन उसी मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। नाबालिग बेटों के मामले में पूरी सुनवाई होगी। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि लापता दोनों नाबालिग बेटों पर सस्पेंस जो लगातार बरकरार है, उसको लेकर आज फैसला आ जाए। वही उमेश पाल शूटआउट केस का 20वां दिन है आज भी जांच एजेंसियां शूटर्स की तलाश में छापेमारी करेंगी। अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए ईडी भी एक्टिव हो गई। आपको बता दें, अतीक के भाई अशरफ पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है आज। शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। तो उमेश पाल शूटआउट केस का 20वां दिन है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है, एसटीएफ टीम के हाथ खाली है। लगातार छापेमारी की जा रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है और इसी कड़ी में आज भी जगह जगह छापेमारी की जाएगी। साथ ही साथ सीजेएम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। अशरफ को लेकर यह सुनवाई होगी। शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका पर भी सुनवाई आज हो सकती है। आपको बता दें, अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के लिए अब ईडी भी एक्टिव हो गया। उमेश पाल शूटआउट केस का आज 20वां दिन है। 20 दिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। मात्र 2 शूटर्स अब तक पकड़े गए हैं। 5 शूटर्स की अभी तलाश है, जिसके लिए अब उन पर जो इनाम की राशि थी वो भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद इनको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। और अब बात ऑपरेशन मिट्टी के शिकंजे में शूटर बुलडोजर वाला अल्टीमेटम। अतीक के गुर्गों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन गुजर चुके हैं। माफ कीजिएगा, 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अतीक के शूटर्स का कहीं कोई अता पता नहीं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बुलडोजर एक्शन का प्लान तैयार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी में मिलेंगे शूटर, बुलडोजर वाला अल्टीमेटम। दहशत में हत्यारे, बुलडोजर दहाड़े। बुलडोजर ने जिस तरह से अतीक के गुर्गों का महल ढहाया था, वही हाल अब प्रयागराज हत्याकांड के शूटर्स का होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया, जिसमें पहला नाम बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है, जबकि दूसरा नाम शूटर मोहम्मद गुलाम का है, तीसरा नाम मोहम्मद आवेश का, जो असद का सहयोगी है। दरअसल बुलडोजर को एक्शन में लाकर सरकारी अमला खुद को एक्टिव दिखाना चाहता है, माफिया और उसके मददगारों को मिट्टी में मिलाना चाहता है। ये संदेश देना चाहता है कि गलत काम में साथ देने वालों के साथ कतई नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 2 शूटरों के साथ ही तमाम दूसरे लोगों को भी ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का घर चकिया और राजरूपपुर इलाके में है, जबकि मोहम्मद गुलाम का घर तेलियरगंज के रसूलाबाद में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के सहयोगी मोहम्मद आवेश को भी नोटिस भेजा है। इन तीनों के समेत कुल 12 लोगों की पहचान की गई, जिस पर बुलडोजर एक्शन होगा। इन सभी से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजकर अवैध निर्माण पर जवाब मांगा है। अगर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो बाहुबली बुलडोजर इन सभी के घरों को मिट्टी में मिला देगा। इधर इस हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम की राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अब 5 आरोपियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन शूटर्स में सबसे बड़ा डर बुलडोजर के एक्शन का है। लेकिन सवाल इस बात का, क्या बुलडोजर के डर से शूटर सरेंडर करेंगे? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और लखनऊ से खबर है, बसपा आज
काशीराम जयंती मनाने वाली है। काशीराम जयंती पर बसपा ने गीत तैयार किया है। काशीराम के संघर्षों पर तैयार गीत यूपी के गांव-गांव में बजेगा। बसपा मुख्यालय पर होगा काशीराम जयंती का कार्यक्रम। भव्य कार्यक्रम होने वाला है। जगह जगह गीत बजेगा, जो कि स्पेशली इस जयंती के लिए तैयार किया गया है। बसपा प्रमुख मायावती कार्यक्रम में शामिल होंगी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर मायावती आज एक ऐलान कर सकती हैं। तो अहम ऐलान की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ बसपा प्रमुख मायावती इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही साथ जो गीत तैयार किया गया है गांव-गांव में, वो गीत आज बजाया जाएगा। वही विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। धामी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे पेश करेंगे बजट। इस बार 79,000 करोड़ का रखा जा रहा है सरकार ने बजट। बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि पर खास ध्यान दिया जाएगा। तो धामी सरकार का आज बजट पेश होना है। तीसरा दिन है आज सत्र का। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे ये बजट पेश करने वाले हैं। 79,000 करोड़ का सरकार ने इस बार बजट रखा है, जिसमें खास तौर पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि पर भी ध्यान रखा जाएगा। गैरसैंण में ये विधानसभा सत्र जो चल रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। आज बजट पेश करने वाली है धामी सरकार। मौलाना तौकीर रजा ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। तौकीर रजा के ऐलान के बाद छावनी बन चुका है बरेली। दरगाह आला हजरत के पास लगाई गई है कई थानों की पुलिस। मौलाना को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद किया है। तिरंगा यात्रा से दिल्ली कूच की तैयारी में है तौकीर रजा। तो तौकीर रजा के ऐलान के बाद से बरेली छावनी में तब्दील होने वाली है। दरगाह आला हजरत के पास कई थानों की पुलिस लगाई गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होने वाली है। महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। 10 मार्च को अवकाश होने की वजह से इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट कमीशन की नियुक्ति पर भी सुनवाई हो सकती है। तो महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होने वाली है। 10 मार्च को अवकाश था, जिसके चलते उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी, और उसके बदले आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। साथ ही साथ कोर्ट कमीशन की नियुक्ति पर भी आज सुनवाई हो सकती है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर आज अहम फैसला आ सकता है। हालांकि ये फैसला पहले 10 मार्च को आने वाला था, लेकिन अवकाश होने की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बदले में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। H3N2 वायरस के रोकथाम को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिले के आला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के खास निर्देश हैं। अस्पतालों में इलाज और जांच के इंतजाम करने के निर्देश हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को भीड़ में ना जाने की अपील की गई है। पुरानी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भीड़ में जाने से बचे। ब्रजेश पाठक ये कहते हैं, सीजनल इन्फ्लुएंजा H3N2 सामान्य संक्रमण ही है। तो H3N2 नाम का एक इन्फ्लुएंजा ने जो नई दस्तक दी है, उसको लेकर अब रोकथाम को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने कई कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने नसीहत दी है कि बुजुर्ग और बच्चे भीड़ में जाने से बचें। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने विधानसभा गाजीपुर के जहूराबाद पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर शुल्क लगाने की बात सही ठहराते हुए कहा कि मंदिर को बनाने में लागत लगी है, तो शुल्क लगाना ही चाहिए। निकाय चुनाव तो अकेले अपने दम पे 22 तारीख को लखनऊ में प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं, और वहीं प्रत्याशियों के ज़्यादातर प्रत्याशियों घोषणा कर देंगे। अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर बताएंगे आप लोगों से। शामली पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, एमएलसी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। शामली के कांधला में भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामली पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने ये जोरदार स्वागत किया है। साथ ही साथ संजीव बालियान, एमएलसी वीरेंद्र सिंह भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। शामली के कांधला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक होगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही साथ कई चीजों को लेकर मंथन भी होने वाला। ये देखिए भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। और खबर जालौन से है। मस्जिद के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते 3 दुकानों में आग लगी। आपको बता दें, दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। माधोगढ़ के स्थित जो पास मस्जिद है उसके पास की पूरी घटना है। माधोगढ़ के पास जो मस्जिद बना हुआ है इसकी पूरी घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मस्जिद के पास दुकानों में आग लगी है जिसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत लगी, घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह 3 दुकानों ने आग पकड़ ली थी, आग का गोला बन गई थी। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर शिकायतें मिल रही थी और उसी को लेकर उन्होंने छापेमारी की। अधिकारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, दिनेश प्रताप ने अधिकारियों और किसानों से पूछताछ भी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उनको पालन करने के लिए भी कहा गया। तो कोल्ड स्टोरेज में शिकायतें मिलने के बाद वहां पर छापेमारी करने पहुंचे थे दिनेश प्रताप, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ किसानों का कोल्ड स्टोरेज में आलू रखवाने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों। खबर बागपत से है। बाइक सवार 2 युवकों ने शिक्षिका के गले से चेन छीन ली। चेन छीनकर दोनों लुटेरे मौके से फरार हो चले। ग्रोवेल गर्ल्स स्कूल से घर लौट रही थी शिक्षिका। घटना गली में लगे कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा चौक के पास ये पूरी घटना हुई। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जहां पर ये लुटेरे मौके से फरार हो गए। चेन छीनकर ग्रोवेल गर्ल्स स्कूल से शिक्षिका घर लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उनके गले से चेन छीन ली और वहीं बाइक से फरार हो चले। हालांकि कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। और वहीं खबर ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर चोरी की थी। बदमाशों के पास से लूट का सामान और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 में ये पूरी मुठभेड़ हुई। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। साथ ही साथ बदमाश कार का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त ये मुठभेड़ हुई। बदमाशों के पास से लूट का सामान मिला है, अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। तो बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 में पूरी मुठभेड़ हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पैर में गोली भी लगी थी। खबर मैनपुरी से है। पुलिस ने 20,000 के नामी लुटेरे को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने लुटेरों को दबोचा है। लुटेरे पर कई जनपदों में लूट के मुकदमे दर्ज है। इससे पहले लुटेरे के 3 साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। पहले 3 साथी गिरफ्तार हुए थे और ये वाला आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई जनपदों में लूट के मुकदमों में ये फरार चल रहा था। और लखनऊ में फ्लैट देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। आवासीय व्यवसायिक फ्लैट देने के नाम पर यह ठगी किया करता था। प्रोपोलेट होम्स प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है जो कि गिरफ्तार किया गया है। शातिर सौरभ पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ के विभूति खंड समेत दिल्ली में भी ये वांछित था। विभूति खंड पुलिस ने ओमैक्स अपार्टमेंट से इसे अरेस्ट किया है। तो विभूति खंड पुलिस ने ओमैक्स अपार्टमेंट से इसे अरेस्ट किया है। और अवैध निर्माण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एलडीए ने दोबारा सील कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। आलमबाग, आशियाना और पीजीआई थाना क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई होगी। एलडीए वीसी
डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई। अवैध अतिक्रमण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। एलडीए ने दोबारा सील कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। आलमबाग, आशियाना और पीचाई थाना क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। रेलवे की तर्ज पर अब यूपी रोडवेज भी अपने यात्रियों के लिए बसों में सफर के दौरान भोजन और नाश्ता परोसने की तैयारी में है। इसके लिए परिवहन निगम के अफसरों ने एक मसौदा तैयार करके मुख्यालय को भेज दिया है, जिसके मुताबिक बस मुसाफिरों को ऑनलाइन अपना भोजन या नाश्ता बुक करना होगा, जिसमें यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर और टिकट नंबर देना होगा, जिसके बाद मुसाफिर को अगले स्टॉपेज पर मनचाहा खाना मुहैया करवा दिया जाएगा। परिवहन निगम के मुताबिक रोडवेज की बसों में यात्रा लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और ऐसे में उन्हें खाने पीने की दिक्कतों को देखना पड़ता है और अब रोडवेज भोजन मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी सुविधा लंबी दूरी की जो यात्री रहेंगे उनके लिए होने वाली है। अपना खाना ऑनलाइन ही चूज कर सकेंगे और उसके बाद अगले स्टेशन पर उन्हें वो खाना मुहैया करा जाएगा। मील ऑन व्हील्स के नाम से ये सुविधा लोगों को दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।